नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। हम दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद नाटकीय घटनाओं की बात करने वाले हैं। एक तरफ एक सरकारी आदेश है, बस एक पेन की स्याही, जिसने भारत में लाखों छात्रों के लिए क्लासरूम के नियम बदल दिए हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी मिलिट्री छलांग है जो एक अकेली जान बचाने के लिए अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आसमान से लगाई गई है ना। बिल्कुल अलग अलग बातें। चलिए गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कर्नाटक के नए ड्रेस कोड से, फिर समझेंगे कि असल में नियम क्या बदले हैं। इसके बाद हम चलेंगे ट्रिस्टन दा कुन्हा के उस भयानक संकट की ओर, और अंत में बात करेंगे हंता वायरस और सेना के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू की। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। कर्नाटक में नया ड्रेस कोड यानी शैक्षणिक ड्रेस कोड नीतियों में ये जो बड़ा बदलाव आया है। अब ये टाइमलाइन देखिए। आपको याद होगा कि 5 फरवरी 2022 को पिछली सरकार ने एक ड्रेस कोड लागू किया था, जिस पर देश भर में कितना भारी राजनीतिक और कानूनी विवाद हुआ था। खैर, अब कर्नाटक की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उस विवादित हिजाब नीति को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। सीधे शब्दों में कहें तो 13 मई 2026 के इस नए फैसले ने उस पुराने आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर क्या बदला है और नए नियम क्या कहते हैं? पारंपरिक और धार्मिक प्रतीकों के लिए जो नए दिशा निर्देश आए हैं, उन्हें समझते हैं। इस नई अधिसूचना में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि क्लासरूम के अंदर क्या-क्या पहना जा सकता है। अब छात्र अपनी निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ हिजाब, जनेऊ, शिवधारा, रुद्राक्ष और शरवस्त्र पहन सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि इन चीज़ों से स्कूल के अनुशासन या सुरक्षा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और हाँ, छात्र की पहचान छुपनी नहीं चाहिए। अब यहाँ जो लकीर खींची गई है वो बहुत ही बारीक और सख्त है। एक तरफ उन पारंपरिक और धार्मिक प्रतीकों को स्पष्ट रूप से अनुमति दे दी गई है जो अनुशासन नहीं तोड़ते, लेकिन दूसरी तरफ भगवा शॉल पर प्रतिबंध अभी भी जस का तस है। अधिसूचना में साफ साफ कहा गया है कि भगवा शॉल को अनुमत धार्मिक प्रतीकों की श्रेणी में नहीं माना गया है। और हाँ, ये नियम किसी एक जगह के लिए नहीं है। ये कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त संस्थानों, निजी स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों पर एक समान लागू होंगे। स्कूल डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग कमिटीज को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी छात्र के साथ कोई भेदभाव ना हो। मतलब न तो किसी को ये प्रतीक पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा और ना ही पहनने से रोका जाएगा। शिक्षा सबके लिए है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। तो ये तो बात हो गई हमारी घरेलू नीति की। अब जरा सोचिए, एक नागरिक की जान बचाने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है। चलिए दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल अलग और सुदूर छोर की तरफ चलते हैं। दक्षिण अटलांटिक में हाल ही में एक ऐसा संकट सामने आया जो इस सवाल का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब देता है। ये है हमारा तीसरा भाग, ट्रिस्टन दा कुन्हा का संकट, जहां MV हॉन्डियस नाम के जहाज पर एक बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। इस रेस्क्यू के खतरे को समझने के लिए ना, आपको पहले इस जगह के भूगोल को समझना होगा। ट्रिस्टन दा कुन्हा कोई आम द्वीप नहीं है। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में दुनिया की सबसे सुदूर बसी हुई जगह है। यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है समुंदर। यहाँ कोई भी हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप है ही नहीं। और तो और पूरी आबादी के लिए आमतौर पर सिर्फ 2 डॉक्टर होते हैं। एकदम बाहरी दुनिया से कटा हुआ इलाका। और इस द्वीप की कुल आबादी कितनी है? सिर्फ 221 लोग। अब सोचिए, जब MV हॉन्डियस क्रूज शिप से उतरे एक यात्री में खतरनाक हंता वायरस का एंडी स्ट्रेन पाया गया, तो इन 221 लोगों के लिए ये कितनी बड़ी दहशत की बात रही होगी। ये वायरस इंसानों से इंसानों के बीच फैल सकता है। एक तरफ मरीज की हालत बिगड़ रही थी और दूसरी तरफ द्वीप की लिमिटेड ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सच में एक बहुत ही खौफनाक स्थिति। अब जब द्वीप पर कोई हवाई पट्टी ही नहीं है, तो हवाई जहाज उतारने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में घटती ऑक्सीजन ने ब्रिटिश सेना को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जो सुनने में भी डरावना लगता है। पैराट्रूपर्स को आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ी। जी हाँ, 5 किलोमीटर ऊपर से एक सीधा और खतरनाक जंप। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे और आखिरी हिस्से में देखते हैं कि हंता वायरस और सेना का ये रेस्क्यू कैसे हुआ। 16 एयर असॉल्ट ब्रिगेड का ये ऑपरेशन कितना जोखिम भरा था। इस ऑपरेशन की पूरी लॉजिस्टिक्स पर नजर डालिए। ये सच में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है।
सबसे पहले एक RAF 400M विमान यूके से उड़ता है और असेंशन द्वीप होते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर पैराट्रूपर्स और मेडिक्स बहुत ही तेज तूफानी हवाओं के बीच उसी 5 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और अंत में मरीज को सुरक्षित आइसोलेट करके उसे वो बेहद जरूरी जीवन रक्षक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। इस ऑपरेशन में जान का खतरा कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप ब्रिगेडियर एड कार्टराइट के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो वे सीधे अटलांटिक महासागर में गिर जाते। जरा सोचिए, एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म। ये बयान एक सफल बचाव और एक भयंकर हादसे के बीच के उस बारीक फासले को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करता है। गनीमत ये रही कि सेना का ये बेमिसाल ऑपरेशन सफल रहा और उस मरीज को स्थिर करके ऑक्सीजन पहुंचा दी गई। लेकिन खतरे की गंभीर वास्तविकता अभी भी बनी हुई है। MV होंडुरस क्रूज पर हंता वायरस के 11 मामले कंफर्म हो चुके हैं और दुर्भाग्य से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब ये जहाज टेनेरिफ पहुंच चुका है और वहां जो बाकी ब्रिटिश यात्री लौट रहे हैं उन्हें पूरे 42 दिनों के सख्त आइसोलेशन में रहना होगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। एक तरफ लाखों छात्रों के लिए स्कूल के नियम और उनकी पहचान को फिर से परिभाषित किया गया और दूसरी तरफ सिर्फ एक नागरिक की जान बचाने के लिए आसमान से सीधे अटलांटिक महासागर में छलांग लगा दी गई। ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये हमें क्या बताती हैं? यही ना कि राज्य या सरकारें अपनी नीतियां लागू करने और एक मानव जीवन को बचाने के लिए सच में किस हद तक जा सकती हैं। तो इस गहरे सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।